everyone, welcome to EduTap and welcome back to the session. So today again we are starting a new chapter which is critical reasoning. ओके सो क्रिटिकल रीजनिंग की सबसे पहले तो आपकी जो एग्जाम में वेटेज है वो आप देखोगे धीरे धीरे 10 to 12 के अराउंड आपके क्वेश्चंस की रह रही है, ठीक है। मतलब 10 to 12 क्वेश्चंस तो आपके एग्जाम में आप यहाँ से देख सकते हो इस सेक्शन से, ओके। और 10 से 12 जो मार्क्स हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, वो छोटे नहीं होते, राइट। सो या आप क्या करोगे, कई स्टूडेंट होते हैं जो इस सेक्शन को बिल्कुल ही स्किप कर देते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ एक्यूरेसी। मेनली द थिंग मैटर हियर इज एक्यूरेसी। क्या होता है कि आंसर आपकी तरफ से आपको लगता है सही है, बट कई बार वो क्या होता है, वो रॉन्ग हो गया, वो सॉल्यूशन ही रॉन्ग हो गया, वो आंसर ही रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आपको लग रहा है सही, आपने तो मार्क कर दिया, अब वो वहां पे से रॉन्ग हो गया, तो यहाँ पे एक्यूरेसी तो हो ही गई आपकी गलत। तो ऐसे क्या होता है, इसलिए काफी स्टूडेंट इसको अटेम्प्ट करने से काफी स्टूडेंट डरते हैं कि भाई कहीं क्वेश्चन गलत ही ना हो जाए। देखो, सबसे पहले तो आपको ये जो सेक्शन है वो तभी अटेम्प्ट करना चाहिए जब आप इसमें बिल्कुल कंफर्टेबल हो और कॉन्फिडेंट हो कि एक्यूरेटली आप यहाँ पे आंसर सही बोल रहे हो। वो कैसे आएगा? अगेन वो प्रैक्टिस आएगा कि जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करो। अब वो कैसे? देखो, क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर हमारे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो गया, कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट, कॉज एंड इफेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिलके हमारी क्या बना रही हैं, क्रिटिकल रीजनिंग का पूरा पार्ट बना रही हैं, और ये सारे इसके सब टॉपिक्स हैं। तो आपको एग्जाम में इन सारे ही टॉपिक को मिलाकर 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या करें, सबसे पहले तो क्या करिए, पूरे क्वेश्चन तो आपको सारे अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं, यू जस्ट हैव टू क्लियर द कट ऑफ, राइट। तो मेनली तो आप फोकस करिए जो मिसलेनियस टॉपिक हैं, उसके बाद फोकस करिए सिटिंग अरेंजमेंट और पजल पे भी, जो आपके एग्जाम में आएंगे। फिर आप आइए इस सेक्शन में, जब आपको लगता है कि हाँ भाई अब मैं यहाँ से क्वेश्चंस कुछ निकाल सकता हूँ या सकती हूँ, तो आप इस सेक्शन में आइए और फिर यहाँ से क्वेश्चन करिए। अब वहां पे भी आप ऐसे टाइप चूज करिए जिनका आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस किया हुआ है, और सबसे ज्यादा वहां से आपके राइट क्वेश्चन, राइट आंसर्स आ रहे हैं या फिर राइट बन रहे हैं क्वेश्चंस, उस टाइप को निकालिए और सिर्फ उस टाइप के क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट कीजिए एग्जाम में, राइट। तो आपको मेनली काम क्या करना है, प्रैक्टिस एक बार स्टार्टिंग सबसे करो, धीरे धीरे जानो कि आपका कौन सा इसमें से कौन सा पार्ट अच्छा है, या फिर आप हो सकता है अजम्पशन में अच्छे हो तो आप अजम्पशन वाले क्वेश्चन सही करोगे हमेशा। हो सकता है आप कोर्स ऑफ एक्शन में ज्यादा अच्छे हो तो आप कोर्स ऑफ एक्शन वाले क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से करोगे, राइट। हो सकता है आप आर्ग्यूमेंट में अच्छे हो तो आप आर्ग्यूमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से करते हो। ये पर आपको कैसे पता चलेगा, जब आप खुद को जानोगे, अपनी स्ट्रेटेजी देखोगे कि आप जो स्ट्रेटेजी आपने एग्जाम में लगाई है और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो वो सही भी है कि नहीं है, ठीक है। चलिए, let's start our session here with our first question now. Okay. तो ये क्वेश्चन अब हमारा कोर्स ऑफ एक्शन का है, ठीक है। स्टार्टिंग कर रहे हैं हम कोर्स ऑफ एक्शन से, वन ऑफ द इजीएस्ट पार्ट ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग। मेनली कोर्स ऑफ एक्शन का मीनिंग क्या होता है, आपके सामने कोई प्रॉब्लम होगी, आपके सामने कोई सिचुएशन होगी जिसके अंदर कुछ ना कुछ इशू होगा, वहां से आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है कि क्या स्टेप्स आप ले सकते हैं जो आपकी ये गिवन सिचुएशन, गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। इट कैन बी अ लॉन्ग टर्म सिचुएशन, इट कैन बी अ शॉर्ट टर्म सिचुएशन, बट आपका जो वो सॉल्यूशन आप दे रहे हो, जो वो आप कोर्स ऑफ एक्शन दे रहे हो, दैट शुड बी कंप्लीटली रेलेवेंट टू द सिचुएशन, रेलेवेंट टू द गिवन सिचुएशन हियर, ठीक है। पता चला है कि वहां कोई और प्रॉब्लम बोली जा रही है, आप उसी और चीज की बातें कर रहे हो सकता है वो सही हो, बट आपका रेलेवेंट होना चाहिए टू द गिवन और टू द पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ओके। चलिए, अब मेनली ध्यान रखिए आपके कोर्स ऑफ एक्शन जितने भी हो सारे लीगल एक्शंस के अंदर हो, लीगल हो सारे, ठीक है। There is an unprecedented increase in migration of villagers to urban areas as repeated crop failure has put them into a precarious financial situation. क्या सिचुएशन है यहाँ पे, क्या हो रहा है? देखो, मेनली जो आपकी जनरल प्रॉब्लम है, कीवर्ड पहचानो इस पूरी स्टेटमेंट के कि अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज इन माइग्रेशन, माइग्रेशन में इंक्रीज हो रहा है, कहां से? विलेजर्स का। तो विलेज से शहर की तरफ, अर्बन एरियाज की तरफ आपका माइग्रेशन हो रहा है। एंड ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द क्रॉप फेलियर, उनका क्या हुआ, फाइनेंशियली ब्रेकडाउन हो गया उनकी फैमिली में, एंड देन उनको लग रहा है कि अब वो अपने विलेज से माइग्रेट कर जाए अर्बन एरियाज की तरफ। क्यों कह रहे, सोच रहे होंगे, क्योंकि उनको कमाना होगा, उनको लगता है कि वहां थोड़ा उनकी ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज है, राइट। बट अब कोर्स ऑफ
एक्शन देखो, आपके यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, पहचाने आप। प्रॉब्लम इज द माइग्रेशन। माइग्रेशन कोई अच्छी चीज है क्या? नहीं। देखो, विलेज से लेकर अर्बन पे जब आप माइग्रेट करते हो, अर्बन एरिया से माइग्रेट करते हो, तो दोनों तरफ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। कैसे? एक जो बैलेंस है वो खराब हो जाता है। अर्बन एरियाज में जब ज्यादा लोग इधर आ जाएंगे तो रिसोर्सेज की कमी हो जाती है, पॉपुलेशन उस शहर में इंक्रीज हो जाएगी, पॉपुलेशन की वजह से काफी चीजें इंक्रीज हो जाती है, राइट। अब देखो, जहां से माइग्रेट हुआ है, जहां से लोग चले आ रहे हैं, वहां वो जो एरिया है वो अब क्या हो, एबंडेंट हो गया। ठीक है, वहां पे जैसे आप आजकल काफी देखते होंगे, काफी विलेजेस होते हैं जहां पूरी फैमिलीज, कई कई फैमिलीज हैं जो पूरा अपना घर छोड़ के चले गए, तो वो वैसे का वैसे ही रह गया। सो दिस इज अगेन अ प्रॉब्लम, राइट। तो सारे अगर शहरों में भागने लगेंगे तो गांव में कौन रहेगा? वहां भी रहना है, क्योंकि वहां भी एक हमारी जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वहां भी हमारे सोर्सेज, हम रिसोर्सेज ला सकते हैं, हम इनकम के सोर्सेज ला सकते हैं। पर ऐसा तो नहीं कि हमारे वहाँ पॉपुलेशन, हमारे वहाँ एजुकेशन कम है, हमारे वहाँ इनकम कम है, तो हम किसी और जगह ही माइग्रेट करें, राइट। माइग्रेशन अगेन इज अ प्रॉब्लम, है ना। तो हो सकता है हम कुछ और चीजें उसको कम करने के लिए करना चाहिए। हियर कोर्स ऑफ एक्शन, the villagers should be provided with an alternate source of income in their village which will make them stay put। क्या कह रहा है कि विलेजर्स को हमको प्रोवाइड कर लेना चाहिए एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम। मतलब अगर चलो उनकी क्रॉप खराब हो गई, क्रॉप फेलियर हो गई, जिसको बेच के वो कमा नहीं पा रहे हैं, तो हम एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम उनको दे सकते हैं तब तक के लिए, जिससे वो अपनी ही विलेज में रहे, माइग्रेट ना करे। तो ये दोनों साइड का बैलेंस खराब नहीं करेगा, और उनको जो उनकी मेन प्रॉब्लम थी, इकोनॉमिक, ये फाइनेंशियल सिचुएशन, जो उनकी मेन प्रॉब्लम थी, वो तो उनके लिए सॉल्व हो गई, राइट। मेन यही था उनका। ठीक है, क्रॉप भी तो बेच के वो पैसे ही लेते हैं। सो दिस इज करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन, है ना। नेक्स्ट, द माइग्रेटेड विलेजर्स should be provided with jobs in the urban areas to help them survive। We can help them to migrate comfortably। अब देखो, ये लग रहा होगा कि सही है एक तरीके से कि हमको उनको अर्बन एरियाज में एक अच्छा रिसोर्स प्रोवाइड कर देना चाहिए, जॉब्स दे देनी चाहिए, जिससे वो वहां अच्छे से रह पाए। देखो, द मेन प्रॉब्लम वाज माइग्रेशन ऑफ द विलेजर्स ड्यू टू फाइनेंशियल सिचुएशन। यहाँ पे हम माइग्रेशन को क्या सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। एंड सो दिस इज क्रिएटिंग अ न्यू प्रॉब्लम है। तो कोर्स ऑफ एक्शन ऐसा होना चाहिए हमेशा जो दूसरी प्रॉब्लम ना, दूसरी कॉन्सिक्वेंसेस खड़े ना कर दें आपके लिए। ओनली फर्स्ट फॉलोज। गॉट इट? चलिए, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे से statement, a very large number of students have failed in the final semester of college examination due to faulty questions in one of the subjects। मेनली क्या कहा गया है कि कोर्स ऑफ यहाँ पे यहाँ पे क्या गया है, सिचुएशन हो गई है कि काफी जो स्टूडेंट्स थे वो फेल हो गए हैं अपने कॉलेज एग्जामिनेशन में। रीजन क्या था उनका फेल होने का? फॉल्टी क्वेश्चन। फॉल्टी क्वेश्चन कौन बनाएगा? पेपर कम होते हैं, आपके कॉलेज में होते हैं, स्कूल्स में होते हैं, वो प्रिपेयर कौन करता है? मैनेजमेंट करता है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा आपके स्कूल या कॉलेज का, वो प्रिपेयर करता है। तो फॉल्टी क्वेश्चन है तो इसका मतलब उस एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, बच्चों की तो कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पे मेन गलती है फॉल्टी क्वेश्चंस के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्स ऑफ एक्शन क्या लिया गया है? ऑल द स्टूडेंट हु हैव फेल्ड इन द सब्जेक्ट शुड बी अलाउड टू टेक अ सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। मीनिंग, जब अगर वो फेल हुए भी थे तो वो किसकी वजह से हुए थे? वो फॉल्टी क्वेश्चंस की वजह से हुए थे। जब क्वेश्चन ही गलत है तो आंसर कहाँ से सही होगा, राइट। सो दे शुड बी प्रोवाइडेड विद एंड सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन विद अ रीटेस्ट, है ना, जिससे वो अपनी परफॉर्मेंस बढ़ा पाए और जिससे उनका साल खराब ना हो। तो दिस इज अ करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन। All those who are responsible for the error should be suspended and an inquiry should be initiated to find out the fact or to find out the person who was in charge of the faulty questions here। So here we know that there were persons who will be responsible for that। ऐसे तो क्वेश्चन खराब नहीं हो गए, तो हम क्या करेंगे, हम रिस्पॉन्सिबल पर्सन को क्या करेंगे, सस्पेंड कर सकते हैं। एंड देयर वी कैन फाइंड आउट कि ये क्यों हुआ था, जिससे ये दोबारा ना हो। ठीक है, इसका ये जो कॉन्सिक्वेंस हुआ, ये जो आपकी प्रॉब्लम खड़ी हुई मैनेजमेंट की तरफ से, ये दोबारा ना हो, इसके लिए आप क्या करोगे, एक इंक्वायरी रखोगे, राइट। सो दिस इज अगेन अ करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन। यहाँ पे हमारे दोनों ही कोर्स ऑफ एक्शन करेक्ट है। ओके, चलिए। The sale of particular product has gone down considerably, causing great concern to the company। प्रॉब्लम क्या है कि जो उनकी कंपनी का प्रोडक्ट था
उसकी सेल क्या हो गई है, कम हो गई है। सेल इज द प्रॉब्लम, सेल ऑफ द प्रोडक्ट। अब वो यहाँ पे क्या कहेंगे, सेल कम हुई, मेन प्रॉब्लम वाज सेल ऑफ द प्रोडक्ट वाज डिक्रीज। तो ये कंसर्न है कंपनी का, वो तो है। द कंपनी शुड मेक अ प्रॉपर स्टडी ऑफ द राइवल प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। भाई देखो, अब कोई भी कंपनी होती है, कोई भी प्रोडक्ट बेचने वाला कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो अब उनके अलावा ऐसा हो सकता है कि वो प्रोडक्ट उनके अलावा कोई और भी बेचता हो। मतलब मान लो ये ए शैम्पू है तो कोई और बी शैम्पू बेचता हो सकता है उनका जो बी शैम्पू है वो ज्यादा अच्छा हो, ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट हो। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि दे शुड मेक अ प्रॉपर स्टडी। आप क्या करते हो, जब भी एक नया प्रोडक्ट बनाते हो तो आप मार्केट स्टडी करते हो कि मार्केट में क्या क्या चीजें चल रही है, क्या क्या आपके राइवल हो सकते हैं, राइट। आपके कॉम्पिटिटर कैसा प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, क्या पिच दे रहे हैं। सो दिस शुड बी द करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन बिकॉज वी हैव टू मेक अ कंप्लीट स्टडी अबाउट द प्रोडक्ट। ठीक है, उसके मार्केट स्टडी करनी चाहिए जिससे वो और अच्छा बिक पाए। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट वाले कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। फर्स्ट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी रिड्यूस्ड, इट विल श्योरली क्रिएट अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द सेल एंड वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम। यहाँ पे कहा गया है, देखो एक कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पे हो सकता है कि वी कैन टेक एक्शन टू डिक्रीज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। देखो कई बार ऐसा होता है कि अगर हम प्राइस को डिक्रीज कर दे तब हमारी सेल ऊपर हो गई, बट ऐसा जरूरी नहीं है। हमारे पास जो हमारी सेल है वो डिक्रीज हुई है, अब हमें उसका रीजन नहीं पता है कि वो क्यों हुई है। हो सकता है हमारा प्रोडक्ट ऑलरेडी चीप है, राइट। हमारा प्रोडक्ट ऑलरेडी चीप है बट ये सिर्फ क्वालिटी के उसमें मैटर कर रहा है, क्वालिटी के उसकी वजह से वो क्या हो रहा है, लोग उसको छोड़ रहे हैं, दूसरा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। सो फर्स्ट हमें क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ इसमें देखना चाहिए और तब जाके हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को चीप बना सकते हैं, प्रोडक्ट का कॉस्ट घटा सकते हैं, तभी तो करेंगे। अगर हमें पता ही नहीं है कि एक्चुअली में अगर कॉस्ट की वजह से प्रॉब्लम नहीं आई और हमने उसे और चीप बना दिया तो हमारे पास दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी जो कि क्या है, हमारा फाइनेंस, है ना। चलो, सो दिस कैन नॉट बी अ करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, फॉर द गिवन प्रॉब्लम हियर। चलो, तो फर्स्ट फॉलोज है ओनली DPS has decided to give free breakfast from next academic year to all the students in its primary section through the canteen even though they will not get any government grant। कोई DPS स्कूल मान लो, ठीक है, DPS स्कूल है, वो चाहता है अपने प्राइमरी सेक्शन को ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करना। अब भले उनके पास गवर्नमेंट से कोई पैसा ना आए फिर भी वो ब्रेकफास्ट देंगे लोगों को। क्या है इसमें, देखो कोर्स ऑफ एक्शन किस लिए है, ये मेनली सिचुएशन क्या है कि DPS अब लोगों को फ्री में खिलाएगा, फ्री में खिलाएगा तो उसको पैसा चाहिए कहीं से, बट अब वो गवर्नमेंट से नहीं, गवर्नमेंट अगर उनको नहीं देगा तो वो फिर भी वो स्कीम चलाएंगे। तो इस स्कीम को चलाते रहने के लिए कि क्या प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, राइट, ये चीज आपकी यहाँ पे कोर्स ऑफ एक्शन बन सकती है। The school will have to admit many poor students who will seek admission for the next academic year। देखो ये कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है किसी तरीके का, यहाँ पे सिर्फ बोल रहे हैं कि स्कूल में और एडमिशन ले लो। हमारा मेन काम है कि हमारे प्राइमरी के जो बच्चे हैं उन्हें खाना हम दे रहे हैं और वो खाना की जो हमने स्कीम निकाली है वो हमारी स्कीम सक्सेसफुल रहनी चाहिए और सबको खाना मिलना चाहिए। मेनली यहाँ पे क्या करें कि स्कूल को एडमिट कर लेने चाहिए और पुअर स्टूडेंट, हो सकता है कि पुअर स्टूडेंट जो होंगे वो कैन नॉट अफोर्ड टू गो टू DPS, है ना, उस स्कूल में नहीं जा पाए। हो सकता है कोई और स्कूल में ऑलरेडी पढ़ रहे हो स्टूडेंट और किसी वो जो दूसरा स्कूल है वो भी खाना प्रोवाइड कर रहा हो, जरूरी तो नहीं है ना कि DPS ही एक स्कूल है। तो स्कूल विल हैव टू एडमिट मेनी पुअर स्टूडेंट हु विल सीक एडमिशन फॉर द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर। यहाँ से ये प्रॉब्लम से कोई मतलब जो एक सिचुएशन है इसका कोई एक्शन नहीं ले रहा है ये, ठीक है, एक तरीके का एडिशनल पॉइंट हो गए हैं। The canteen facilities and utensils must be checked and new purchases to be made to equip it properly। अब ये स्कीम चलाने के लिए जब आप किसी को प्रोवाइड कर रहे हो ब्रेकफास्ट, तो वो जब आप ब्रेकफास्ट बनाओगे उसके लिए प्रॉपर यूटेंसिल होनी चाहिए, उतने साइज के यूटेंसिल होनी चाहिए जितना आपको चाहिए, ठीक है। जो सारे रिसोर्सेज हैं ये आपके पास होनी चाहिए जिसकी वजह से आप ये मतलब आगे बढ़ा पाओ, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन है। फंड्स विल हैव टू बी रेज सपोर्ट टू सपोर्ट द स्कीम फॉर इयर्स। अब फंड्स बढ़ाएंगे क्योंकि अब बिना पैसे के तो आएगा नहीं राशन भी, है ना। फॉर टू परचेज द राशन दे हैव टू इंक्रीज देयर फंड्स, है ना। अब हो सकता है जैसे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में फंड्स डालता है, तो अभी ये जो डिपार्टमेंट इन्होंने बनाया है, ये स्कीम बनाई है, इसको भी उनके मतलब जो ब्रेकफास्ट वाली स्कीम है इसमें वो फंड्स थोड़ा क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे या फिर फंड्स बनाएंगे जिसकी वजह से आपकी जो स्कीम है वो प्रोवाइड हो पाए सबके लिए,
ठीक है, सबको क्या कर पाए यहाँ पे एडवांटेज दे पाए। सो सेकेंड एंड थर्ड फॉलोज। नेक्स्ट, नाउ दिस इज द क्वेश्चन ऑफ assumption। यहाँ पे अब हम क्या फाइंड करने वाले हैं, assumptions फाइंड आउट करने वाले हैं। तो assumption क्या होता है, assumption is always remember, assumption is जब हम पहले एक किसी सिचुएशन किसी आपके जो कोई स्टेटमेंट है उससे पहले क्या एज्यूम किया था, वट एवर द ऑथर इज राइटिंग हेयर, ऑथर का आइडिया क्या था टू राइट डाउन दिस कॉन्टेक्स्ट, या फिर क्या आइडिया था उसका ये रीजन निकालने का, ये बात बोलने का। तो assumption, always remember, assumption is the unsaid part of the given statement of the given argument always। ठीक है, unsaid part होता है जो ऑथर ने वहां पे लिखा नहीं, राइट। और यहाँ पे एक तरीके का assumption क्या था, assumption क्या है, अगर assumption वो नहीं होगा, मतलब आप जैसे कि मान लीजिए एक अनसेड पार्ट है, अगर वो assumption ही नहीं होगा तो वहां पे तक ऑथर पहुंच ही नहीं पाया। इसलिए assumption हमेशा वो ट्रू होना चाहिए जिससे कि ऑथर इस पे, इस रीजन पे या इस कंक्लूजन पे या इस स्टेटमेंट पे पहुंच पाए, जिसकी वजह से स्टेटमेंट मतलब ऑथर ये स्टेटमेंट बोल पाए। ठीक है, तो assumption उसको सपोर्ट करना चाहिए उस चीज को। ओके, तो पीपल यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इन द रिसेंटली हैड कॉन्फ्रेंस ऑन अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट फॉर SMEs ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सरप्राइजिंगली अट्रैक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। देखो मेनली क्या है सिचुएशन में कि कोई यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट फॉर SME के लिए। सरप्राइजिंगली उसने क्या किया, काफी ज्यादा नंबर में पार्टिसिपेंट्स को अट्रैक्ट किया, सरप्राइजिंगली काफी ज्यादा नंबर में अट्रैक्ट किया। एंड ऑल्सो क्या है, एंड ऑल्सो रिसीव्ड वेरी गुड मीडिया कवरेज। मतलब मीडिया कवरेज मतलब मीडिया ने अच्छा खासा उस न्यूज को कवर किया है, तो इसका मतलब सबको पता है, सारी जनता जागरूक है इस कॉन्फ्रेंस को लेकर। ठीक है, इन द लीडिंग न्यूज़पेपर्स। ओके, so let's start the assumption part. People were not expecting such an encouraging response from manufacturing sector। जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कॉन्फ्रेंस हुई थी, लोग नहीं सोच रहे थे इतना अच्छा रिस्पॉन्स कि मीडिया भी बहुत अच्छी जाएगी, बहुत अच्छा कवरेज होगा, बहुत अच्छा ये सब तक पहुंचाया जाएगा, इतने लार्ज नंबर में आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो इंटरेस्टेड पर्सन हैं वो आएंगे। तो ये क्या था, यहाँ पे लिखा है ना, सरप्राइजिंगली अट्रैक्टेड लार्ज नंबर एंड ऑल्सो रिसीव्ड अ गुड मीडिया कवरेज। मतलब सरप्राइजिंगली मतलब ये आपको पहले नहीं पता था। ठीक है, आप पहले से ये चीज क्या नहीं कर रहे थे, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, है ना, तो ये अच्छा हो गया। So here people were not expecting ना, तभी तो ये चीज सरप्राइजिंगली हुई। That's why this is the correct assumption here. Okay, ये क्यों हुआ, इसलिए हुआ। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज नॉट मैनेज प्रॉपरली इन इंडिया। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किस हालत में नहीं है इंडिया के अंदर, इस पे स्टेटमेंट ने बात नहीं किया है। ठीक है, स्टेटमेंट इस पे बेस्ड नहीं है, तो ये इररिलेवेंट एक तरीके का आपका पार्ट हो गया है। अजम्पशन हमेशा रिलेवेंट होना चाहिए आपके स्टेटमेंट से। ठीक है, और आप कह सकते हो assumption एक ऐसा होना चाहिए जो आपका मतलब स्टेटमेंट जिसको फॉलो करे। ओके, मीडिया इज ऑलवेज वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब वो पॉजिटिव है नहीं है, उससे इससे हमें वो पता नहीं चल रहा है। हो सकता है मीडिया, देखो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए जरूरी नहीं है कि मीडिया ऑलवेज वेरी पॉजिटिव हो। यहाँ पे सिर्फ ये लिखा गया है कि मीडिया कवर्ड दैट न्यूज एंड वी डोंट नो कि मीडिया ने उसके लिए पॉजिटिव अपना रिस्पॉन्स, मतलब पॉजिटिव जो आपके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है, वो दिया है, नेगेटिव दिया है। ठीक है, फीडबैक कैसा था, पॉजिटिव नेगेटिव हमें नहीं पता। तो हमारा यहाँ पे ये चीज क्या है, एक तरीके से रॉन्ग हो गई। सो ओनली फर्स्ट इम्प्लिसिट, गॉट इट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नोबडी कैन प्रेडिक्ट हाउ लॉन्ग आवर कंट्री वुड टेक टू कंटेन द अनफॉर्चुनेट एंड डिजास्टर नक्सलिस्ट एक्टिविटी। नक्सल एक्टिविटी होती है। ओके, सो ये कह रहा है कि हमें नहीं पता कि कितना लंबा समय लगेगा हमारी कंट्री को ये एक्टिविटी रोकने के लिए। तो पहली बात ये देखो कि नक्सल एक्टिविटी को रोकने के लिए इसका पहला assumption क्या है, नक्सल एक्टिविटी को रोकने के लिए आर गवर्नमेंट इज डूइंग समथिंग। तभी तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि टू कंटेन द अनफॉर्चुनेट। तभी तो हम ये बोल सकते हैं कि जब हमारे पास एक ऐसा रिस्पॉन्स है, एक ऐसा इम्प्लीमेंटेशन है कि हम इस पर काम कर रहे हैं, हमें नहीं पता कब तक सही होगा, बट वी आर डूइंग समथिंग इन दिस फील्ड, है ना।
तो assumption है इट इज इम्पॉसिबल टू पुट एन एंड टू द नक्सलिस्ट एक्टिविटी। देखो अगर चीज इम्पॉसिबल होती तो यहाँ पे हम क्यों बोलते हैं कि टू कंटेन द अनफॉर्चुनेट नक्सलिस्ट एक्टिविटीज, ठीक है। यहाँ पे हमें टाइम का नहीं पता, हमें हमें एक टाइम पीरियड का नहीं पता कि कब तक सही होगा। यहाँ पे से हम ये नहीं बोल सकते कि इट इज इम्पॉसिबल टू पुट। अगर इम्पॉसिबल होगा तो ऑथर ये बात कहेगा ही क्यों, है ना। सो ये कहता है कि इम्पॉसिबल है, नहीं करना चाहिए। या फिर आप देखो, या फिर यहाँ पे देखो ये जो बोला है हाउ लॉन्ग आर कंट्री वुड टेक, हम सिर्फ बात कर रहे हैं एक टाइम पीरियड पे कि हाउ लॉन्गर आर कंट्री वुड टेक टू कर्टेल दीज एक्टिविटीज, तो ये हम बात कर रहे हैं, राइट। इसका मतलब वो इस पे काम कर रही है, ठीक है। पर अगर वो चीज इम्पॉसिबल है तो वो काम ही क्यों करती, तो दिस इज रॉन्ग हियर। efforts to control the Naxalist activities are on, वही बातें हम अभी तक कर रहे थे। तो ओनली सेकंड फॉलो, क्या आएगा, सेकंड फॉलो, गॉट इट। चलिए, स्टेटमेंट द ड्राइवर ऑफ द ट्रक पुल्ड द इमरजेंसी ब्रेक्स टू अवॉइड द हिटिंग, टू अवॉइड हिटिंग द बस व्हिच सडनली केम इन फ्रंट ऑफ द ट्रक। ट्रक के सामने बस आ गई, ठीक है। ट्रक वाले ने क्या किया, द ट्रक ड्राइवर ऑफ द ट्रक पुल्ड द इमरजेंसी, ये ध्यान रखना किसने इमरजेंसी ब्रेक पुल किया है, ट्रक के ड्राइवर ने, ओके। ट्रक के ड्राइवर ने आपके इमरजेंसी ब्रेक पुल किए हैं। अब आगे देखो, assumption है द बस ड्राइवर मे बी एबल टू स्टीयर हिज व्हीकल अवे फ्रॉम द ऑनगोइंग ट्रक। अगर बस वाला आराम से आपका, ठीक है, बस वाला आराम से व्हीकल का जो ब्रेक है वो खींच सकता था टू टू ओवरकम, मतलब टू ओवरकम दिस सिचुएशन, ठीक है, इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, उस ट्रक को अवॉइड करने के लिए अगर वो व्हीकल को के ब्रेक को खींच सकता तो ट्रक वाला क्यों खींचता। देखो स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहिए और स्टेटमेंट को होना ही पड़ेगा। मतलब देखो अगर बस वाला खींचता तो ऑथर ये बोलेगा ही क्यों, ये सिचुएशन है वहां पे कि दैट ट्रक ड्राइवर हैज पुल्ड द इमरजेंसी ब्रेक। इमरजेंसी ब्रेक तभी पुल किया है जब सामने वाली जो बस आ रही थी वो that was not able to pull that vehicle's brake, right। तभी तो ट्रक ड्राइवर ने किया, ठीक है। तो यहाँ पे बस ड्राइवर अगर कर लेगा तो ट्रक ड्राइवर वाली बात तो झूठी हो जाएगी ना। तो दिस इज रॉन्ग हियर, द ट्रक ड्राइवर मे बी एबल टू स्टॉप। देखो ये सही होगा, क्यों, आप कहीं पे जाओगे तो ब्रेक क्या क्यों पुल करोगे, आपको चाहिए कि आप वो सिचुएशन अवॉइड कर सकते हो तभी तो हम ब्रेक खींचे। हम ये थोड़ी सोच के करते हैं कि भाई हमारा एक्सीडेंट हो ही जाएगा तो हम ब्रेक कर रहे हैं, नो ना। तो दिस इज करेक्ट हियर, तो ओनली सेकंड फॉलो। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो हमेशा वही अजम्पशन सही होता है जो आपकी सिचुएशन को अकर करता है। ऐसा नहीं कि हमने अजम्पशन वो मान लिया जिससे हमारी सिचुएशन हुई ही नहीं, है ना। चलिए, स्टेटमेंट हो गया, ऑल्दो नो वॉर was witnessed during the tenure of Prime Minister of Mr. A, many top bravery medals were conferred upon the many upon many corps in the name of curbing terrorism and eliminating terrorists of different organizations belonging to our own state, न्यूज चैनल ने बोला। क्या कहा है यहाँ पे, मेनली कहा गया है कि ऑल्दो नो वॉर वाज विटनेस्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ प्राइम, मतलब कोई प्राइम मिनिस्टर है उनके, मतलब उनके ड्यूरेशन में कभी भी कोई वॉर विटनेस नहीं हुई, कहीं पे भी कोई छोटी मोटी वॉर भी नहीं हुई, राइट। तो पर क्या कहा गया, उसके एक डिफरेंट सिचुएशन बोल दी उन्होंने, पलट दी कि बट काफी ब्रेवरी मेडल्स मिले थे उन पुलिस वालों को जिन्होंने क्या किया था, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को खत्म किया था, टेररिस्ट एक्टिविटी को रोका था, तो उन्हें ब्रेवरी मेडल्स मिले थे। तो एक तरीके से यहाँ पे कहने का ये है कि टेररिस्ट को मारना भी तो एक तरीके का क्या है, वॉर ही है, उनके खिलाफ हमारी वॉर ही तो है ये, राइट। तो यहाँ पे से एक थोड़ा सा डिफरेंट सिचुएशन में बात कर रहे हो। तो हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं इट इज डिस्ग्रेसफुल ऑफ कॉप्स टू नेम द एक्ट ऑफ किलिंग टेररिस्ट ऑफ आवर ओन कंट्री एज एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी। अब ये बोल रहा है इट इज डिस्ग्रेसफुल टू अटैक टेररिस्ट। पहली बात तो टेररिस्ट इज द नेगेटिव वर्ड, मतलब टेररिस्ट क्या है, एक गलत बात है। हमारे यहाँ अगर टेररिस्ट हैं तो वो हमको क्या करेंगे, हार्म करेंगे, किसी को भी हार्म करेंगे, एक नॉर्मल पर्सन को हार्म करेंगे, गवर्नमेंट को हार्म करेंगे, इकोनॉमी को हार्म करेंगे। तो एक तरीके से वो एक डिसएडवांटेज है हमारी कंट्री के लिए, राइट। तो वहां हमारी जो पुलिस है उसका काम ही यही है कि इन टाइप की एक्टिविटीज को खत्म करें, राइट। सो वो वॉर, तो वॉर एक डिफरेंट चीज है और
टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को रोकना डिफरेंट चीज हो गई, राइट। सो यहाँ पे जो ये बात बोली है दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग, है ना। ये बोल रहे हैं कि ये डिस्ग्रेसफुल है, इन द नेम ऑफ ब्रेवरी यू कैन नॉट कॉल दिस ब्रेवरी, तो दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। व्हाई? यहाँ पे ये बोल रहा है कि वॉर तो नहीं हुई, बट यहाँ पे काफी तो बात ये कही गई है कि काफी लोगों ने, मतलब काफी पुलिस वालों ने टेररिस्ट एक्टिविटीज को रोका। ओके, अब देखो, अ वॉर इज लेस हार्मफुल टू अ कंट्री देन द मेनेस ऑफ टेररिज्म। दोनों ही चीज खराब है, वॉर भी खराब है, टेररिज्म भी खराब है, तो वी कैन नॉट कंपेयर बिटवीन बोथ ऑफ देम, है ना। तो दिस इज नॉट एन अजम्पशन हियर, तो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, दोनों ही रॉन्ग हो गए इसमें। सॉरी, दिस इज द आंसर है। ठीक है, चलो नाउ अब ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आ गया है कॉज एंड इफेक्ट वाला क्वेश्चन, कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट इनमें से ऐसी होती है कॉज, और एक स्टेटमेंट होती है इफेक्ट। कॉज क्या होता है? किसी भी चीज का होने का रीजन, कि क्यों वो चीज हुई है, व्हाई दिस थिंग हैपेंड, व्हाई दिस सिचुएशन हैज हैपेंड, व्हाई दिस सिचुएशन अकर्ड। तो ये सारी चीजें क्या आएगी? आपकी कॉज वाली होगी। एंड इफेक्ट मीन्स व्हाट हैज हैपेंड हियर, क्या चीज हुई है, क्या यहाँ पे सिचुएशन है, क्या हो रहा है। तो ये सारी चीजें क्या है? इफेक्ट है। कॉज पहले होता है, इफेक्ट आपका बाद में होता है, राइट। सो हियर इस, ये जो 5 तरीके के आपको यहाँ पे एक तरीके से क्या दिख रहे हैं, आपके ये ऑप्शन दिख रहे हैं, तो इनको सीखो पहले। वन इज द कॉज एंड सेकेंड इज इफेक्ट। सिंपल है, अगर एक पहला कॉज है और दूसरा इफेक्ट है, अगर दूसरा कॉज है और फर्स्ट इफेक्ट है, तो ये आपका ऑप्शन होगा। बट अगर आप बोल रहे हो कि बोथ स्टेटमेंट आर इंडिपेंडेंट कॉजेज, मतलब इसको चूज करना। देखो, अगर ये दोनों ही कैटेगरी में नहीं रहा, तो तब जाके आप नीचे के बाकी की तीनों कैटेगरीज को देखोगे। ठीक है, अब देखोगे तो आपने देखा कि पहले तो वो आपने स्टेटमेंट ढंग से पढ़ी, आपको समझ में आया कि वो दोनों ही जो चीजें हैं वो किसी ना किसी का रीजन है। क्या है? कोई चीज हो नहीं रही है, वो क्या है? एक रीजन है, एक यहाँ पे मतलब किसी चीज का कारण है। तो अब यहाँ पे क्या है? हम कहेंगे कि वो कॉज है। बट अगर आपको दिख रहा है कि वो एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रही है वो सिचुएशन से, तो आप क्या कहोगे? बोथ आर इंडिपेंडेंट कॉजेस। ओके, नेक्स्ट विल बी बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस। अब आपने कहा कि हो सकता, आपने दोनों को पढ़ा, आपको लगा वो कॉज नहीं है, वो इफेक्ट है। बट ठीक है, अब अगर इफेक्ट है तो दो सिचुएशन आती है कि अगर वो इफेक्ट है तो इंडिपेंडेंट कॉजेस के इफेक्ट है, कॉमन कॉज का इफेक्ट है। अगर वो दोनों ही इफेक्ट एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे, या फिर आप बोलो किसी एक रीजन की वजह से हुए नहीं, किसी एक चीज रीजन की वजह से हैपन नहीं हुआ, तो दैट्स व्हाई दे विल बी कॉज ऑफ, सॉरी, इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस। मतलब हर दोनों का अलग अलग कॉज है, डिफरेंट डिफरेंट कॉज। बट अगर आपको लग रहा है कि वो एक सेम सिचुएशन का इफेक्ट है, उन दोनों की ही कोई कॉमन कॉज रहा होगा, तो आप यहाँ पे बोलोगे बोथ आर इफेक्ट ऑफ कॉमन कॉज। गॉट इट? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब पढ़ो स्टेटमेंट। Many people living in lowly lying areas have been evacuated during the last few days of to safer places. Mainly क्या कहा गया है कि काफी लोग ऐसे थे लो लैंड एरिया, मतलब नीचे नीचे जो लोग रहते हैं ज्यादातर आपके, ठीक है, उनको क्या किया गया? इवैक्यूएट करके एक अच्छे सही प्लेस में, एक सेफ प्लेस में ले गया गया। दूसरी स्टेटमेंट पढ़ो। द गवर्नमेंट हैज रश्ड इन रिलीफ सप्लाईज टू द पीपल लिविंग इन द इफेक्ट ऑफ एरिया, इन द अफेक्टेड एरिया। देखो, दोनों जगह कुछ ना कुछ हो रहा है, कोई ना कोई इनके लिए मतलब क्या है, कुछ ना कुछ चीजें हो रही है। यहाँ लोगों को आपने इवैक्यूएट किया, यहाँ क्या किया? गवर्नमेंट ने किसी को फंड्स क्या दिया है, गवर्नमेंट ने क्या किया? रिलीफ सप्लाई दिया है। तो दोनों कुछ ना कुछ हो रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई बोथ ऑफ देम विल बी इफेक्ट। अब देखो, कॉमन कॉज हो सकता है, इंडिपेंडेंट कॉज हो सकता है, दोनों में ही रिलीफ कॉज आप देते हो जब लोग सफर कर रहे होते हैं, कोई सिचुएशन हो रही होती है, राइट। इसका मतलब मान लो फ्लड आ गया, तो फ्लड के लिए सेफर प्लेस पे रख दिया, और यहाँ के लिए उनको क्या किया? रिलीफ पैकेज दिया। पीपल लिविंग इन अफेक्टेड एरियाज, जहाँ अफेक्ट मतलब जो एरियाज इस चीज से हुए हैं, प्रॉब्लम आए हैं, जहाँ फ्लड हुआ है, तो वहां के लोगों को रिलीफ। तो दोनों एक ही तरीके की यहाँ पे कॉमन कॉज बोल सकते हो आप। तो दिस इज द इफेक्ट, और ये आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, कि बोथ आर इफेक्ट ऑफ सम कॉमन कॉज। ठीक है, दोनों सिचुएशन में क्या है? यहाँ पे कोई ना कोई एक्टिविटी हुई है, ठीक है, जिसके कारण जो लोग हैं वो परेशान हुए हैं। टू लीड
Strikers of Argentina football team missed all three group league matches in the World Cup due to hamstring injuries. Argentina football team lost 2 matches and won 1 match in the group league. मेनली क्या कहा गया है कि जो अर्जेंट टू लीड स्ट्राइकर ऑफ अर्जेंटीना फुटबॉल क्या है वो मैच में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए. नेक्स्ट इज फुटबॉल टीम लॉस्ट 2 मैचेस. अर्जेंटीना की ही जो टीम है वो 2 मैच हार गई. देखो यहाँ पे हार चुकी है वो, ठीक है, हो चुका है. ये क्या है, एक तरीके से वो एक तरीके का रीजन दे रहा है कि 2 लीड एक्टर्स ने नहीं खेला. तो दिस कुड बी द कॉज फॉर दिस सिचुएशन हियर, राइट. तो फर्स्ट आपका कॉज है एंड सेकंड आपका यहाँ पे क्या है, इफेक्ट है. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दीज टाइप ऑफ सेंटेंस व्हेन यू थिंक कि एक कॉज और एक इफेक्ट है. जब आपको लगता है एक कॉज और एक इफेक्ट है, यू कैन ज्वाइन बोथ द सेंटेंसेस फ्रॉम देयरफॉर और सो बोल सकते हो आप. ठीक है, देखो, 2 lead actors of Argentina football team missed all 3 group league. Therefore, Argentina team lost 2 matches. ठीक है, तो दोनों को आप therefore से ज्वाइन कर सकते हो. The committee appointed by government on the fee structure of the PhD courses has drastically reduced the fee of various courses in comparison to those charged in the last year. Mainly क्या कहा गया है कि जो आपका क्या कहा गया है, द कमिटी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑन द फी स्ट्रक्चर. इन्होंने क्या किया, रिड्यूस कर दी फी स्ट्रक्चर. जो लास्ट ईयर था उससे काफी ज्यादा रिड्यूस किया हुआ है. तो कुछ हो गया है यहाँ पे, कुछ हुआ है. ठीक है, the student seeking admission to PhD courses had launched a severe agitation protesting the high fees charged by PhD institution, and the admission process was delayed considerably. यहाँ पे क्या किया गया, काफी स्टूडेंट ने स्ट्राइक किया, काफी स्टूडेंट ने मतलब गुस्सा दिखाया. दे वर एंग्री ऑन द इंस्टीट्यूशन कि व्हाई दे आर इंक्रीजिंग द फीस स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्स. तो इसलिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे शिकायतें करी. इसकी वजह से, जिसकी वजह से क्या हुआ, एडमिशंस भी लेट हुए. तो पूरा आपका जो सेमेस्टर था वो भी लेट हुआ होगा, बहुत चीजें हुई होगी. तो अब इसके बाद की सिचुएशन देखो, तो अगले साल क्या हुआ कि फीस को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया गया. सो दिस कुड बी द रीजन फॉर दिस थिंग टू हैपन. गॉट इट. सो ये हमारा इफेक्ट है, ये हमारा कॉज है. दोनों, इसका कॉज है ना. देखो अब इसको देयरफॉर से ऐड करो. देयरफॉर बीच में रखा करो, पहला सेंटेंस ऐड करो, दूसरा करो. मीनिंगफुल लग रहा है तो ठीक है, अगर ये नहीं मीनिंगफुल लग रहा तो दूसरा आगे रखो, पहला बाद में रखो. तो ऐसे करके दोनों को बारी बारी आप चेक करो, तो आपको मिलेगा दिस इज द कॉज हियर. ठीक है, सो सेकंड इज द कॉज एंड फर्स्ट इज द इफेक्ट. A large number of people prefer gold ornaments to silver. Mainly आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखो, which of the following can be a possible cause of the above effect. This is the effect. इसका कोई cause बताओ कि क्यों large number of people are preferring gold ornaments over silver ornament. तो दोनों में कंपैरिजन है, लोग ज्यादा गोल्ड ले रहे हैं. प्राइस ऑफ सिल्वर ऑर्नामेंट हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली. यहाँ पे ना ये सिर्फ सिल्वर के बारे में बोल रहे हैं, गोल्ड की बातें कुछ नहीं है. तो ये एक अकेले की बातें चल रही है. व्हाई हियर वी आर कंपेयरिंग बोथ द थिंग्स. अगर हम सिल्वर के प्राइस को बात करेंगे तो हमें बाकी गोल्ड के बारे में पता कैसे चलेगा. गोल्ड इज वेरी कॉस्टली मेटल. हो सकता अब ये तो बिल्कुल एक तरीके कोई सिचुएशन ही हमें नहीं दे रहा है ना. सो अगेन दिस इज ओनली अबाउट गोल्ड, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सिल्वर हियर. सो दिस इज रॉन्ग, दिस कैन नॉट बी द कॉज. आगे देखो, द डिफरेंस इन द प्राइस ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड ऑर्नामेंट बिकेम वेरी नैरो एंड वियरिंग गोल्ड ऑर्नामेंट हैज बिकम अ फैशन. तो अभी इसको रखते हैं साइड में, अच्छा सही लग रहा है हमें. The price of gold ornament decreases significantly. गोल्ड ऑर्नामेंट का प्राइस जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है. तो हम ऐसा करते हैं, मतलब तभी इसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि लोग ज्यादातर गोल्ड ले रहे हैं. अब दिस इज अगेन अबाउट गोल्ड ओनली, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सिल्वर. तो हम कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे ना, ये कॉज ही नहीं हो पाएगा कि प्रेफरेंस ऑफ गोल्ड ओवर सिल्वर, नहीं हो पाएगा. सो दिस इज रॉन्ग अगेन. अब इसको देखो, यहाँ पे टोटली कहा गया है कि सिल्वर और गोल्ड के प्राइस में बिल्कुल ज्यादा डिफरेंस नहीं है. तो एंड ऑल्सो गोल्ड पहनना आजकल का फैशन है. सो दिस इज कंप्लीटली डिफाइंस कि क्यों अब लोग जो है गोल्ड ऑर्नामेंट ले. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ से कॉज है, it is found that the computer of one of the top officials in the prime minister's office is hacked. We have to find out what can be the possible effect of the above cause. ये हमारा cause है कि क्या हो चुका है, हैक हो चुका है
टॉप ऑफिशियल, गवर्नमेंट टॉप ऑफिशियल का कंप्यूटर हैक हो चुका है, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जा सकती है यहाँ से। तो इसके क्या क्या हम यहाँ पे इफेक्ट देख सकते हैं। इसके बाद क्या क्या होगा, तो देखो, द गवर्नमेंट में स्टॉप प्रोवाइडिंग कंप्यूटर्स टू टॉप ऑफिशियल। ये तो अलग ही बात हो गई कि हमारी प्रॉब्लम कुछ और है, हम कुछ और ही काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट क्या करेगी, हो सकता है कि गवर्नमेंट अब इसके बाद, इस सिचुएशन के बाद सबको कंप्यूटर देना छोड़ दे। इससे तो हमारा काम जो है वो अब रुक जाएगा। तो दिस कैन नॉट बी द कॉज हेयर फॉर दिस सिचुएशन। ठीक है, तो इफेक्ट होगा ये। The government may order immediate change of security features on all the computer used by top official। ये सही लग रहा है कि गवर्नमेंट हो सकता है सिक्योरिटी फीचर्स में चेंज लाए। The government may ask all the top official to take a backup of all data in their computer immediately। ये भी अभी आपको ठीक लग रहा होगा, तो ये भी आप मार्क करो। The government may ask all the top official to stop using computer for any government related work now। और अब आप ऐसा करो, पेपर वर्क करना स्टार्ट करो। तो अगेन दिस इज रॉन्ग। एक साइड तो हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, धीरे धीरे पेपर घटा रही है, तो यहाँ हमारा एक तरीके से क्या, कंप्यूटर छोड़ दो। कंप्यूटर इज द नीड ऑफ टुडेज एरा, राइट। सो ये कैन नॉट, दिस कैन नॉट बी द इफेक्ट। मतलब गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी इसके बाद, राइट। ये हमारे सिस्टम में ये इफेक्ट नहीं आएगा वाला। अब आपने दो जो मार्क किए हुए हैं उनको ढंग से रीड करो। गवर्नमेंट में आस्क ऑल द ऑफिशियल टू टेक अ बैकअप। अब इन दोनों में से आपको कंफ्यूज हो सकते हैं, आप दोनों में आपको लगेगा दोनों सही है। यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द पॉसिबल करेक्ट इफेक्ट। मतलब एक सही पॉसिबल इफेक्ट जो दूसरे से ज्यादा अच्छा हो, तो दूसरे से ज्यादा रेलेवेंट हो। तो यहाँ देखो, अगर वो क्या करेगा, बैकअप ले लेगा, तो उससे हमारा जो ये कॉज है, ये जो बैकअप है, गवर्नमेंट सबसे पहले क्या बैकअप के लिए पुश करेगा लोगों को। द प्रॉब्लम इज वॉज हेयर दैट हैकिंग हो गई थी। ठीक है, तो उससे ज्यादा बेटर इफेक्ट ये होगा, गवर्नमेंट ये स्टेप लेगी जरूर कि द गवर्नमेंट में ऑर्डर इमीडिएट चेंज ऑफ सिक्योरिटी फीचर्स। सबसे पहले तो वो सिक्योरिटी फीचर अगर चेंज कर देगी, तो उससे क्या हो सकता है, उनको बैकअप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे उन्हें पता चला कि हमारे उसमें अटैक हो गया, तो दे विल चेंज द फीचर्स एंड देन दे कैन बी सेफ फॉर नेक्स्ट यूज। ठीक है, जिससे इन फ्यूचर ये प्रॉब्लम दोबारा क्रिएट ना हो, राइट। चलो, तो जो गवर्नमेंट है वो बेटर इफेक्ट लेगी, बेटर यहाँ पे से एक्शंस लेगी। तो दिस कैन बी द राइट इफेक्ट। ओके, देखो यहाँ पे कोर्स ऑफ एक्शन नहीं था। काफी लोग आप में से सोच रहे हैं कोर्स ऑफ एक्शन नहीं, ये कोर्स ऑफ एक्शन नहीं, हम गवर्नमेंट की तरफ से बात करें। गवर्नमेंट का ये सबसे बड़ा एक्शन होगा, तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ द सिचुएशन। अब देखो, नाउ दिस क्वेश्चन, अब आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन है। अभी हम ये इस सेशन में एक आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, आपको सबसे पहले बात, आर्ग्यूमेंट ऐसा नहीं कि आप यस बोल रहे हो तो ये आपका आंसर सही होगा, नो बोल रहे हो तो यही आपका आंसर सही होगा। देयर विल बी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट एंड वीक आर्ग्यूमेंट। स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, कंप्लीटली एक फैक्ट रिलेटेड चीजें होती हैं। वीक आर्ग्यूमेंट जिसमें सारी चीजें वीकली आपकी एक्सप्लेन की गई हो, या फिर वो चीज रेलेवेंट ही नहीं हो सिचुएशन से, दे इट विल मेक इट वीक, राइट। वीक आर्ग्यूमेंट और आपके क्या है, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट में आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे अपना कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा, आपको अपना जनरल आइडिया यूज करना पड़ेगा, आपके सोसाइटल नॉलेज यूज करनी पड़ेगी। इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, डिसएडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है। जनरली जो बातें होती हैं, हमारे जो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होते हैं, दे विल प्रोवाइड एडवांटेज, या फिर जो आपके स्टेटमेंट है जिसको आप स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट बोल रहे हो, दैट विल बी एडवांटेजियस टू आवर सोसाइटी, वो हमारा हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो हमेशा ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यस और नो की बातें नहीं होती, हो सकता है यस वाला भी स्ट्रॉन्ग हो, नो वाला भी स्ट्रॉन्ग हो फॉर द गिवन पर्टिकुलर सिचुएशन। ओके, चलो, स्टेटमेंट है, शुड गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हाई लेवल इंस्टीट्यूट आईआईटी एंड एनआईटी बी प्राइवेटाइज्ड। मेनली क्या बोल रहे हैं कि जो ये एनआईटी और आईआईटीज हैं, इनको हमको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए क्या। अब आप यहाँ पे से आर्ग्यूमेंट दोगे, हो सकता है आप फेवर में दो, हो सकता है अगेंस्ट में दो। यस, प्राइवेटाइजेशन विल मेक दीज इंस्टीट्यूट्स फाइनेंशियली हेल्दी, कॉम्पिटिटिव एंड गुड कॉन्शियस, सॉरी एंड क्वालिटी कॉन्शियस। मेनली जब हम किसी भी चीज का प्राइवेटाइजेशन होता है, तो उसका मीनिंग क्या है, क्यों प्राइवेटाइजेशन होता है, तो क्यों प्राइवेट कंपनीज में ज्यादा कॉम्पिटिशन होता है। बिकॉज जो प्राइवेट आपका जो सेक्टर है, दैट इज मोर कॉम्पिटिटिव। ठीक है, वो अपने राइवल ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा ही मतलब उसमें
अपने इफेक्ट, अपने जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने में लगे रहते हैं, तो वहाँ पे प्रोडक्ट क्वालिटी अपने आप बढ़ जाती है। तो इट कैन बी सेड कि हाँ, प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, जिससे क्या हो, हेल्दी हो जाए सिस्टम, कॉम्पिटिटिव हो जाए, जिससे हमारी और क्वालिटी बढ़ जाएगी ऑब्वियसली। नेक्स्ट देखो, नो प्राइवेटाइजेशन मे इम्पैक्ट द पुअर्स एंट्री बिकॉज ऑफ अ हायर फी एंड नो सपोर्ट एज डन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है, जब ये हमारा पब्लिक इंस्टीट्यूट्स हैं सारे, गवर्नमेंट इसमें हमारे क्या करती है, हेल्प करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करके रखती है गवर्नमेंट, जिससे क्या होता है, पुअर स्टूडेंट भी इसका एडवांटेज लेता है। और अगर ये चीज हो गई तो पुअर स्टूडेंट जो होंगे वो सफर करेंगे इसमें, दिस विल इम्पैक्ट दोस स्टूडेंट्स एंड दे कैन नॉट टेक एंट्री, दे कैन नॉट टेक एडमिशंस इन द आईआईटीज एंड एनआईटीज, है ना, ये भी हो सकता है। दिस इज अगेन अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, हो सकता है, क्योंकि अब आपके जो रिचर्ड लोग होंगे सिर्फ वही यहाँ पे जा सकते हैं, तो बहुत सारी जो पुअर पॉपुलेशन होगी वो तो इस चीज से वंचित रह जाएगी ना, है ना। तो दिस इज द करेक्ट पॉइंट। नेक्स्ट देखो, द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन ऑफ दिस इंस्टीट्यूट विल फॉल। नहीं, अगर प्राइवेटाइजेशन से क्या होगा कि स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन फॉल हो जाएगा, दैट इज नॉट करेक्ट, राइट, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। ये हमारा दोनों आप चीजें क्या कर रहे हो, कॉमन सेंस से बता रहे हो, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बोथ ऑफ देम आर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, सो फर्स्ट एंड सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर हियर, ओके। चलिए, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। And अब यहाँ से आप क्या करोगे, इसमें से आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या आपका फील्ड है, क्या किस टाइप के क्वेश्चंस पे आप अच्छे से कमांड कर सकते हो। तो रिमेंबर टू प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस। ऐसा नहीं करना है कि एग्जाम में जाके, होता है कई बार हमारे पास बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस आ ही नहीं रहे होते, तो हम चल जाते हैं, हम डाइवर्ट हो जाते हैं क्रिटिकल रीजनिंग की तरफ, राइट। और वहां देखते हैं भाई छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन अगर दिख गए, हमको लगता है सॉल्व हो जाएंगे, हम वहां पे कर देते हैं। नहीं, विदाउट प्रैक्टिस डू नॉट टच दीज क्वेश्चन। तो एक्यूरेसी वहां पे आपकी बिल्कुल खराब होगी, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर के, ओके।